गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया और स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा? जयपुर, शिमला, वाराणसी, देहरादून। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वाराणसी जो है वो सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। और इसके बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर जल्द ही सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन जाएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक परिवहन में जो रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन? वाराणसी। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला लापाज जो कि बोल्विया में है और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपका मैक्सिको सिटी है जो कि कैपिटल है मैक्सिको की, तो उसी के साथ साथ अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के आधार पे जो है ये दुनिया का तीसरा शहर है जो कि सार्वजनिक जो कि शहरी परिवहन के लिए रोपवे का इस्तेमाल करेगा। अन्य दो जो शहर हैं, एक वो आपका लापाज जो कि बोल्विया में है और दूसरा जो है आपका जो मैक्सिको सिटी। ठीक है, बोल्विया की राजधानी लापाज और मैक्सिको की मैक्सिको सिटी। ठीक है, इन दो शहरों में ऑलरेडी जो है रोपवे का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये देखिए आपका रोपवे है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल जो है पहला भारतीय शहर वाराणसी है जहाँ पे रोपवे का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये है रोपवे। इसके बारे में देखें तो इस सेवा के तहत कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और गोदौलिया के बीच करीब 220 केबल कार उपलब्ध होगी। वाराणसी में 5 किलोमीटर के रूट पर 4 स्टेशन होंगे। ठीक है, तो हर देखा जाए तो ये जो कैंट रेलवे स्टेशन है और जो गोदौलिया के बीच में कितनी केबल कारों को उपलब्ध होंगी? 220 और 5 किलोमीटर के रूट पर 4 स्टेशन होंगे। तो ओवरऑल अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें फ्रेंड, तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? जितने भी जो वाराणसी में जो भीड़ भाड़ इलाके हैं उन भीड़ भाड़ इलाकों से सुगमता से गुजरा जा सके, वही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। और इस सेवा के शुरू होने के बाद देखा जाए जो तीर्थयात्री हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, बाहर से आते हैं, पर्यटक आते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे विदेशी पर्यटक आते हैं। और इन विदेशी पर्यटकों का, इन तीर्थयात्रियों पर जो है इनका जो आकर्षण का केंद्र क्या है? वहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ दशमेध जो घाट है वो है, ये इन पर्यटकों का, इन तीर्थयात्रियों का आकर्षण का केंद्र। तो यहाँ पे बहुत आसानी से, बहुत आरामदायक तरीके से, बहुत ही कम खर्च पे इस रोपवे का इस्तेमाल करके पहुंचा जा सकता है। तो एक तरीके से पर्यटकों को आकर्षित करना या पर्यटन को बढ़ावा देना भी इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इसमें देखा जाए तो 4.2 किलोमीटर की कुल दूरी जो है वो 15 मिनट में ही तय की जा सकेगी। देखिए ये कितना किफ़ायती है, समय के भी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और दूसरा देखा जाए खर्च के भी, दोनों ही उद्देश्य से देखा जाए तो ये कितना किफ़ायती है। इस परियोजना की लागत देखिए 424 करोड़ है, जिसमें राज्य केंद्र दोनों ही आपस में बांट करेंगे। अगर इनके अनुपात देखा जाए तो केंद्र राज्यों के बीच जो अनुपात है वो 80 और 20 का है। ठीक है, ये विभाजित किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है प्रश्न कि भारत और अमेरिका की सेना के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? पूर्व युद्ध अभ्यास, पागो सागर, स्काइरोस, लाप्समर। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पूर्व युद्ध अभ्यास जो है वो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। किसके बीच में? भारत और अमेरिका की सेना के बीच में। और इसके बारे में देखा जाए तो भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का नाम पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 एक्स युद्ध अभ्यास 2021। इन दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का यह 17वां जो है संस्करण है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त बेस एल्फ्डॉर्फ रिचर्डसन जो कि अलास्का में है, वहाँ पे 15 से 29 अक्टूबर के बीच होने वाला है। तो ठीक है, तो ये जो अभ्यास है वो दोनों देशों के बीच क्या है? जो बढ़ते सैन्य सहयोग की दिशा में एक और कदम है। ठीक है, दोनों ही देशों के बीच की जो सेना है उनके बीच एक जो है क्या होगा, उनके बीच सैन्य सहयोग बढ़ेगा। ठीक है, और इसके बारे में देखा जाए जो 17वां जो संस्करण हुआ है जो कि अलास्का में हो रहा है, वो ठंडी जलवायु परिस्थितियों में संयुक्त हथियार युद्ध अभ्यास पर केंद्रित होगा। तो किस तरीके से सेनाएं जो है वो ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में किस तरीके से अपने आप को सक्षम, किस तरीके से अपने आप को मजबूत, किस तरीके से अपने आप को अभ्यस्त करेंगी, वही ये जो है अभ्यास किया जा रहा है, जो कि पूर्व युद्ध अभ्यास 17वां संस्करण अलास्का में किया जा रहा है। ठीक है,
अगला देखते हैं प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ना सिर्फ आपके पीटी के लिए बल्कि आपके मेंस के लिए, ठीक है। इवन एसए वगैरह में भी ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए क्या है, 100वां है, 101वां है, 105वां है या फिर 97वां है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 101वां स्थान है इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इसके बारे में देखा जाए तो हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 116 देशों में 101वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिएगा। लगभग भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही देखा जाए चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही चिंताजनक है। तो इसमें भारत की रैंकिंग काफ़ी चिंताजनक है। भारत उन 31 देशों में भी शामिल है जहां पर भूखमरी की समस्या काफ़ी गंभीर मानी गई है, ठीक है। तो इसके बारे में और देखें तो भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में जो स्कोर रहा है उसमें देखा जाए तो जो 50 में से 27.5 जो है वो दर्ज किया गया, जो कि काफ़ी गंभीर श्रेणी में आता है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्कोर जो है, जितना आप पास जाएंगे 50 के, उतना ज़्यादा आप गंभीरता की श्रेणी में जाएंगे। जितना ज़्यादा पीछे की तरफ जाएंगे उतना ही क्या होगा, वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, गंभीरता की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब आप संपन्न हैं, आपके यहाँ खाद्य जैसी चुनौती नहीं है। तो एक अलार्मिंग स्टेज है ये। तो रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जो भारत के पड़ोसी देश है नेपाल, देखिए नेपाल हमसे फिर भी हमसे गरीब है, हमसे कमज़ोर है, उसके बावजूद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उसकी रैंकिंग हमसे अच्छी। बांग्लादेश भी देखा जाए तो वो उसकी भी रैंकिंग देखा जाए, ठीक है। तो नेपाल बांग्लादेश दोनों ही 76 पे हैं। म्यांमार हमसे ठीक है 71, पाकिस्तान भी हमसे काफ़ी ठीक है। और फिर भी देखा जाए तो ये फिर भी उसके बावजूद भी क्या है, ये जो नेशंस हैं वो खतरनाक या फिर अलार्मिंग भूखमरी श्रेणी में, लेकिन भारत की तुलना में अपने नागरिकों को खिलाने में बेहतर प्रदर्शन किया, ठीक है। तो देखा जाए भारत की रैंकिंग 101 है, ठीक है, 116 देशों में। वहीं देखा जाए नेपाल 76 में, बांग्लादेश 76 में, म्यांमार जो है वो 71 में, पाकिस्तान जो है 92। तो पिछले साल भारत की रैंकिंग क्या थी फ्रेंड, वो थी आपकी 94 थी, कितनी, 107 देशों में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस बार का तो देखा जाए 15 और उस बार का अगर देखा जाए तो 13, ठीक है, ये डिफरेंस है। इसके बारे में देखा जाए जो ग्लोबल हंगर सूचकांक में चीन, कुवैत और ब्राज़ील समेत कुल 18 देशों ने इस इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल किया है। इन देशों ने देखा जाए तो काफ़ी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर जो है वो 5 से भी कम है। तो मैंने बताया ना, जितना ज़्यादा आप 0 के करीब रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा, आपकी जो एक तरीके से जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है, आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 116 देशों में कि इस लिस्ट में भारत से जो पीछे केवल 15 देश हैं, और उसमें भी सबसे अंतिम पायदान पे यमन, जो कि काफ़ी गृह युद्ध में संघर्ष कर रहा है। वहीं पे देखा जाए सोमालिया, ठीक है, काफ़ी, ये तो बहुत ही शुरू से ही सोमालिया जो है, आप सोमालिया के जो गुंडों को या फिर जो वो होते हैं पायरेट्स जो होते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे इनके बारे में, काफ़ी मूवीज़ भी आई, आप देखना कभी कि किस तरीके से वहाँ भूखमरी ऐसी बुरी तरीके से होती है कि लोग एक दूसरे को किस तरीके से लूटते हैं, किस तरीके से व्यापारियों को लूटा जाता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें सोमालिया संबंधित आपको मूवीज़ भी है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। आपको वहाँ की स्थिति के बारे में पता चलेगा कि कितनी दयनीय स्थिति है सोमालिया की, ठीक है। बाकी इसके बारे में देखा जाए तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर की जो गणना की जाती है फ्रेंड, वो 4 आधारों पर की जाती है। और ये 4 आधार क्या होते हैं, एक आपका अल्प पोषण है, दूसरा देखिए चाइल्ड वेस्टिंग। फ्रेंड चाइल्ड वेस्टिंग जो होता है वो देखा जाए जो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जिनका जो वज़न होता है ना वो लंबाई के हिसाब से कम होता है। मतलब जो 5 साल के बच्चे हैं जिनका वज़न जो होना चाहिए उनके लंबाई के हिसाब से वो कम होता है, उसको चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। और दूसरा देखा जाए तीसरा जो चाइल्ड स्टंटिंग, ये क्या होता है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र जो होती है ना, उनकी लंबाई, एक है वज़न कि उनकी जो जिनका वज़न जो होता है लंबाई के हिसाब से नहीं होता है, और दूसरा क्या है कि उनकी उम्र के हिसाब से जो लंबाई नहीं होती है उसको स्टंटिंग कहते हैं। और वहीं देखा जाए बाल मृत्यु दर के आधार पे, यानी कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो बाल मृत्यु दर। तो ये 4 आधार क्या है, एक अल्प पोषण है, उनको पोषण नहीं मिल रहा है उनकी उम्र के हिसाब से, एक चाइल्ड वेस्टिंग है, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग है, और बाल मृत्यु दर के आधार पर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा माई पार्किंग्स ऐप का उद्घाटन किया गया? नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर इज डी, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा माई पार्किंग्स ऐप का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में देखें तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा माई पार्किंग ऐप का उद्घाटन किया गया है। और इस ऐप को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बेसिल ने दक्षिण दिल्ली
नगर निगम के साथ मिलकर एसडीएमसी नगर पालिका सीमा के क्षेत्र के तहत सभी अधिकृत पार्किंग क्षेत्रों के डिजिटलीकरण के माध्यम से विकसित किया है। ठीक है, और इस ऐप के द्वारा देखा जाए, इस ऐप के माध्यम से वाहन पार्किंग की ऑन स्टॉप एंड एडवांस बुकिंग होगी, स्लॉट चुनने की भी सुविधा होगी, वाहनों के पेपरलेस चेक इन एंड चेकआउट का भी विकल्प आदि होगा। तो देखा जाए जो दक्षिण दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में जो गाड़ियों की पार्किंग की जो समस्या आ रही थी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए इस पार्किंग ऐप को लॉन्च किया गया। और इस पार्किंग ऐप की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से नागरिकों की मदद करेगी। जो नागरिक हैं जब वो कहीं जा रहे होंगे तो वो घर बैठे ही उस स्थान पे जहाँ पे वो जाना चाह रहे हैं अपने गंतव्य पे, वहाँ की पार्किंग की उपलब्धता की पहले ही रिपोर्टिंग ले लेंगे कि वहाँ पे पार्किंग उपलब्ध है या नहीं। अगर पार्किंग उपलब्ध है तो उसकी एडवांस में ही क्या कर लेंगे, बुकिंग कर लेंगे। एडवांस में बुकिंग कर लेंगे तो अपना उसमें उनको सुगमता होगी, उनका समय बचेगा। वो जैसे ही वहाँ पे जाएंगे फटाक से उनको पार्किंग खोजनी नहीं पड़ेगी, अपने जहाँ एडवांस में जो बुकिंग किए रहेंगे वहाँ पे कार को पार्क कर देंगे। वहीं देखा जाए तो इस स्मार्ट पार्किंग ऐप से क्या और क्या सहायता मिलेगी, फिर पर्यावरण को सहायता। कैसे? क्योंकि ये पूरी तरीके से पेपरलेस और क्या है, चेक इन चेकआउट है, यानी कि आपको इस ऐप की सहायता से पूरी तरीके से आप कैशलेस और पेपरलेस जो है वो लेन देन करेंगे। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को ही बल्कि फ़ायदा नहीं होगा बल्कि कागजों की भी बचत होगी। अब देखिए कागजों के लिए हम पेड़ों को काटते हैं, पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण को क्षति होगी। तो एक तरीके से क्या होगा, जितना ज़्यादा पेपरलेस वर्क करेंगे, कागज के बिना कार्य को करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को डिजिटल तरीके से करेंगे, उतना ही क्या होगा कि आप उन सारी चीज़ों का मतलब एक तरीके से पर्यावरण की क्षति होने से उस चीज़ को बचा सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में कौन सी बार भारत सदस्य बना है? 6वीं बार, दूसरी बार, चौथी बार या फिर 5वीं बार? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं बार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6वीं बार जो है भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है। इसके बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत 6वीं बार सदस्य बना है। इस बार भारत का कार्यकाल 2022 से लेकर के 2024 तक रहेगा। भारत ने सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने का संकल्प लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन जो के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, तो फ्रेंड इसके बारे में आप मुझे बताएंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा कुनमिंग जैव विविधता कोष में 233 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई है? फ्रांस, जर्मनी, चीन, अमेरिका? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चीन के द्वारा कुनमिंग जैव विविधता कोष में 233 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई। इसके बारे में देखें तो चीन ने विकासशील देशों में जैव विविधता के लिए कुनमिंग जैव विविधता कोष में 233 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की। इस फंड को चीन द्वारा कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड के रूप में संदर्भित किया गया है। इस फंड का उद्देश्य विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण को संवर्धन है। तो फ्रेंड अभी हाल ही में देखा जाए, ये चीन का एक शहर है जिसका नाम है कुनमिंग। ठीक है, तो इसी शहर में चीन में इसी शहर में 100 से, ठीक है 100 से अधिक देशों द्वारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का सम्मेलन हुआ। ठीक है, जो कि 15वीं बैठक थी, COP15 था। ठीक है, इस COP15 के दौरान एक कुनमिंग घोषणा यानी कि कुनमिंग डिक्लेरेशन को अपनाया गया। ठीक है, और इस COP15 में अपनाया गया। ठीक है, और इसी दौरान, इसी सम्मेलन के दौरान जो है चीन ने विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण को समर्थन देने के लिए 233 ठीक है मिलियन डॉलर फंड देने की घोषणा की गई, जिसे चीन के द्वारा कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड के रूप में संदर्भित किया गया या फिर कुनमिंग जैव विविधता कोष के रूप में संदर्भित किया गया। ठीक है, अगला है, किस योजना हेतु क्रिप्स-M टूल या उपकरण लॉन्च किया गया? मिड डे योजना, मनरेगा योजना, कुसुम योजना या फिर सौभाग्यवती योजना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मनरेगा योजना के लिए क्रिप्स-M जो है टूल जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देखें तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जलवायु लचीलापन सूचना और योजना उपकरण का लोकार्पण किया है। इसके बारे में देखें तो
क्रिप्स एम उपकरण का लोकार्पण के साथ GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित व्हाट्सएप योजना में जलवायु सूचना का एकीकरण संभव होगा। ठीक है, और क्या होगा, इससे महात्मा गांधी नरेगा के तहत जलवायु लचकदार दायरों कार्यों की योजना को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। तो ओवरऑल देखा जाए इस योजना के लागू होने से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जितने भी जो गरीब हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको जलवायु परिवर्तन से निपटने की जो है सहूलियत, उनको तरीके बताए जाएंगे। उन्हें मौसम संबंधी आपदाओं को पहले से जानकारी दिया जा सकेगा, जिससे कि इन आपदाओं से उनको बचने में सहायता मिल सकेगी। ये सारी चीज़ें की जाएगी। चलिए, आप मुझे मनरेगा के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक तो आप मुझे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के बारे में बताएंगे, UNHRC के बारे में, और दूसरा आप मनरेगा के बारे में मुझे आप बताएंगे कि कब लॉन्च हुआ, और इसके बारे में मुझे ये भी बताएंगे कि इस बार का जो बजट था उसमें मनरेगा के लिए कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है। आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अगला है कि इसी में है कि क्रिप्स मिशन टूल के क्रियान्वयन से ग्रामीण समुदायों के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने हेतु नई संभावनाएं खुल जाएंगी। इस टूल का इस्तेमाल 7 राज्यों कहाँ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में किया जाएगा। अगर प्रश्न ऐसे बन जाए कि सभी राज्यों में किया जाएगा, नहीं, ये 7 राज्यों में किया जाएगा। ठीक है, अगला है किस संस्था के द्वारा हेल्दी स्माइल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। हेल्दी स्माइल स्वस्थ मुस्कान, ICMR, PGI, एम्स, WHO। करेक्ट आंसर इज सी, एम्स के द्वारा हेल्दी स्माइल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखा जाए इसके लिए तो बच्चों को मौखिक स्वच्छता यानी कि ओरल हाइजीन बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्स के द्वारा एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन हेल्दी स्माइल जो है या फिर स्वस्थ मुस्कान जो है वो लॉन्च किया गया है। यह ऐप एम्स इंस्ट्राम्यूटल रिसर्च ग्रांट की मदद से पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री विभाग की एक पहल है। ठीक है, यह ऐप जो है, इसके बारे में देखा जाए तो यह ऐप साधारण घरेलू देखभाल उपायों के माध्यम से जो दंत क्षय, जो भी दंत संबंधी जो रोग है, उससे कैसे नियंत्रण में रखा जा सके, उससे संबंधित जानकारी जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, साधारण घरेलू देखभाल उपायों के माध्यम से। अगला है कि किस देश के द्वारा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर संघाई सहयोग संगठन वेबिनार की मेजबानी की गई। भारत के द्वारा, चीन के द्वारा, रूस के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए, भारत के द्वारा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर संघाई सहयोग संगठन वेबिनार की मेजबानी की गई। और इसके बारे में देखें तो भारत के द्वारा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर संघाई सहयोग संगठन वेबिनार की मेजबानी की गई। राजनाथ मंत्री, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत में 2022 में महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जैसे प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ की बात करें और तो भारतीय सेना में महिला अधिकारियों ने सैन्य पर्यवेक्षकों और स्टाफ अधिकारियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भी तैनात किया जाएगा। वेबिनार के दौरान सचिव रीना संधू ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के वैश्विक स्तर पर भारत की महिला सैन्य अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो एक तरीके से हमें इसमें क्या देखना है कि जो महिलाओं से संबंधित जो भूमिका है, खासकर सैन्य से, जो सेना में उनकी भूमिका है, इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। और इसी के संबंधित एक वेबिनार का आयोजन किया गया। ठीक है, जो कि संघाई सहयोग संगठन वेबिनार, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा किया गया, वो किया गया भारत में। और ये किस पे केंद्रित था, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित था। ठीक है, ये चीज़ थी। अगला है कि राज्य आधारित वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 लागू करने वाला महाराष्ट्र जो है वो राज्य आधारित वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है,
इस योजना के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण में जलवायु परिवर्तन अनुकूल को एकत्रित करने के सुझाव दिया गया है। तो वन्य जीव के संरक्षण में जो जलवायु परिवर्तन अनुकूल को एकीकृत करने का सुझाव दिया गया है। और देखा जाए इस योजना के मुख्य रूप से प्रजातियों का संरक्षण होगा, अवैध शिकार और जो अवैध वन्यजीव व्यापार को नियंत्रण करने और वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन सहित जो 12 क्षेत्रों पर इसको केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे है। फैक्ट्स ऑफ द विश्व जो छात्र दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 2021 का 15 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार का विषय क्या है? लोगों ग्रह समृद्धि और शांति के लिए सीखना। ठीक है, लोगों ग्रह समृद्धि और शांति के लिए सीखना इस बार विश्व छात्र दिवस जो है उसकी थीम थी। और फ्रेंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व छात्र दिवस जो है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए किसे? AK गोयल को इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और संयुक्त सचिव कृषि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रितेश चौहान को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, और 16 अक्टूबर को इस बार विश्व खाद्य दिवस की जो थीम थी वो थी एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की गई किसे? राहुल द्रविड़ को। तो टीम इंडिया का जो अगला कोच होंगे वो राहुल द्रविड़ होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने इसकी घोषणा की है। T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं वो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। और यहाँ पे देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व आघात दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत का रहने का अनुमान लगाया है वो है 9.5%। ये IMF की है। इस वर्ष की जो वित्तीय जो वर्ष है उसमें जो है भारत की आर्थिक वृद्धि दर को माना गया है कि इस बार 9.5% रहेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया किसे? मीरा मोहंती को किया गया है। अगला है राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है जस्टिस अकील कुरैशी। ठीक है, ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जस्टिस अकील कुरैशी। केंद्र सरकार द्वारा फास्फेरिक और पोटास खाद पर जितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की गई वो 28,655 करोड़। ठीक है, ये आपका फास्फेरिक और पोटास खाद पर ये सब्सिडी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 3 राज्य शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले हैं, चंदौली, सोनभद्र और फतेहपुर। चंदौली देखा जाए दूसरे स्थान पे, सोनभद्र चौथे स्थान पे और फतेहपुर जो है वो 7वें स्थान पे है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन के जो आकांक्षी जिले में उत्तर प्रदेश के जो 3 जिले हैं उन्होंने शीर्ष 10 में जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी गोरखपुर से। अगला है उत्तर प्रदेश फ्रेंड यहाँ मातृभूमि होना चाहिए। इसकी योजना जो है ये योजना शुरू की गई 15 सितंबर 2021 से। अर्जुन सहायक योजना शुरू हुई कहाँ से? महोबा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर और मैंने आपको जो वर्क दिया है मनरेगा के बारे में और मुझे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आप मुझे बताएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।